अगर ये 60 दिन से एक्सटेंड होता जाएगा तो ये मुमकिन है कि सैंक्शंस जो अभी खत्म हुई हैं वो दोबारा बहाल हो जाएं और जंग भी ना हो और सैंक्शंस भी रहें। 60 दिन, मे बी अनदर 60 दिन, और उसके बाद वो वैसे ही आप आधा साल हो जाएगा तो वो भूल जाएंगे लोग कि कहाँ ईरान जब करती जंग हुई थी और उसमें टर्म्स किसको फेवर किए थे। फिर ऑप्टिक्स की जंग होगी। मीनिंगफुली मैं नहीं समझता कि दोबारा जंग में जाएंगे तो। आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान रिलेशन ऐसे हैं कि ये चीज सेटल हो जाएगी या आपको ये सेटल होती नहीं लगती? कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त इतनी अच्छी गुडविल जैसे चल रहा है, हमने उनको प्रोटोकॉल इतना दिया है, उनके लिए परसुएशन की है। अमेरिका जैसे मुल्क को हमने अपनी न्यूट्रलिटी साबित की और साइड नहीं ली है। हालांकि हमारे अमेरिका से इस वक्त बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन हमने एक एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी अपनी लूज नहीं की। नहीं, पर डू यू थिंक कि इजराइल जो है वो लेबनान पे ऐसी पॉलिसी मतलब बमबारी जारी रख सकता है अमेरिका को नाराज करके? कि अगर इजराइल ने अपनी मर्जी करनी है तो जितनी इजरायली एबिलिटी होगी वो मतलब होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनएबिलिटी। सब कहते हैं इजराइल इज अ स्पॉइलर और वो चाहेगा कि ये डीरेल हो जाए, तो वो थोड़ी देर अकड़ दिखा के अमेरिका के ट्रम्प को नाराज करके भी अपनी स्पॉइलर गेम तो खेल सकता है कि चलो स्पॉइल तो हो जाएगा, बाद में मैं अमेरिका को मना लूंगा। ईरान कैसे डील में दोबारा आएगा? बिकॉज ईरान को तो पता लग जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्या वक़्त है। चाइनीज जो है उन्होंने ईरान को सस्टेन करने में मदद दी है, ये राय मजबूत है। जी बिल्कुल है। और जो ईरान ने अमेरिका के जहाज गिराए हैं वो भी कहते हैं चाइनीज मदद से गिराए हैं। नहीं, उसमें मैं नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद चिश्ती साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू मुज़म्मिल साहब, शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। चिश्ती साहब, वैसे तो पजिशकियान साहब इस्लामाबाद में हैं, लेकिन कालीबॉफ साहब मस्कत में थे आज, और ओमान में ईरान और ओमान के मुज़ाकरात हुए हैं आबनाए हुर्मुज़ पे। देखें, एक स्टेटेड पोजीशन है अमेरिका की कि कोई टोल नहीं होगा, एक स्टेटेड पोजीशन है ईरान की कि हमारी खुद सॉवरेनिटी है, और वो ओमान से बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ओमान अमेरिका के साथ जाएगा, ईरान के साथ जाएगा? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने देखा कि जो एमओयू है इसमें ज्यादातर 60 दिन की बातें हो रही हैं, जिसका मतलब है 60 दिन के बाद क्या होगा। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है और ईरान ने ये कहा है कि ये टैक्स फ्री होगा और इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन ईरान कुछ इसमें नहीं लेगा टैक्सेशन। जिसका मतलब है, मेरा ख्याल यह है कि ईरान और ओमान और बाकी ममालिक, खास तौर पर ओमान और ईरान क्योंकि डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, इनके दरमियान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ गुजरती है, तो वो वे फॉरवर्ड बना रहे होंगे कि इसके बाद हमने क्या करना है। इस वक्त जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आप देखें कि रजीम चेंज नहीं हुई, न्यूक्लियर अभी रिचमेंट की बात नहीं हो पाई, मिसाइल बैलिस्टिक जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उसकी नहीं कोई कंक्लूड कर पाई, प्रॉक्सीज की तरफ बड़ा अमेरिका का फोकस था, उस पर फोकस नहीं हो सका। तो ये एक न्यू फाउंड लीवरेज है। ईरान सेंसिटिव है दो चीजों के बारे में, एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और उससे भी पहले हिजबुल्लाह। जो आप एमओयू देखते हैं तो आपको 3 दफा लेबनान का नाम नजर आया उसके अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर। तो आई थिंक ईरान पोस्ट 60 डेज कर रहा है, और आई एम श्योर जैसे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहते हैं कि बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, वो ईरान तैयारी कर रहा है कि मुज़ाकरात एज एंड व्हेन प्रोग्रेस हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बैकअप ये भी जेहन में रखे हुए है कि किसी स्टेज पर अगर इजरायली फैक्टर डोमिनेट हो जाता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प को मजबूर कर देता है इसराइल कि वो बैक ऑफ करें किसी रीजन से भी, किसी को भी जैसे फॉल्स फ्लैग ऑप्शन करके इसराइल कर देता है या कोई और वजह हो जाती है, तो आई थिंक उसकी भी ईरान तैयारी कर रहा है। उसके लिए जरूरी है कि ओमान का ईरान का कनेवेंस हो ताकि वो इफेक्टिवली कर सके। तो मेरा मानना ये है कि ये उसकी तैयारी है, नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन वे फॉरवर्ड जरूर वो प्लान कर रहे होंगे। और हमने देखा कि मार्को रूबियो जो है वो कुवैत, बहरीन और यूएई हैं, और ये तीनों मुल्क जो हैं इस वॉर में सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे ईरानी मिसाइल से। और वो एक राय ये भी है कि वो भी कोई इस एमओयू से ज्यादा खुश नहीं है कि अमेरिकन स्टांस से इस एमओयू से। आपको लगता है कुवैत, बहरीन और यूएई को अमेरिका मना लेगा या वो अमेरिका को मना लेंगे? मेरा ख्याल है उसके दो मकसद हो सकते हैं। एक जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जाहिर है कि एक स्ट्रांग ईरान जिसने इतनी डेटरेंस क्रिएट की, एक न्यू फाउंड रियलिज्म के लिए गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल दिखा दिया उसने उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर करके अपनी रीच और इफेक्टिवनेस दिखा दी। तो जाहिर है जिन मुल्कों का आप नाम ले रहे हैं उनका कंफर्ट लेवल तो नहीं है। कोई भी मुल्क जो डिटर हुआ हो इस तरह, वो चाहेगा कि ईरान इतना स्ट्रांग ना हो। और खास तौर पर उन्होंने अमेरिकन प्रोटेक्शन को भी चेक कर लिया कि वो अमेरिकन प्रोटेक्शन वो नहीं मिली जो उनको तवक्को थी। उनकी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। नंबर वन, एक तो ये रीजन मुझे लगती है।
दूसरी एक और भी एलिमेंट आप देखिए कि इन मुल्कों के अंदर एक थॉट प्रोसेस ये शुरू है, ऑल्दो वहां पे मीडिया उस तरह आजाद नहीं है जिस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया कि इन मुल्कों ने अमेरिकन सपोर्ट करके या अमेरिकन अड्डों को वहां पर जगह देकर क्या पाया और क्या खोया। उनका कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट देखें, या उनकी इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज हुआ, अगर उनको लगा तो उनको लगा कि हमने जो अड्डे दिए हुए थे उसकी वजह से हमें तो वो फायदा तो नहीं हासिल होगा, बल्कि अमेरिकन तो अपने एयर बेसिस को और नेवल बेसिस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तो आई थिंक ये टू प्रॉन्ग है, एक तरफ यही कि हम ईरान को मैनेज करेंगे, और दूसरा ये कि अगर आप ये थॉट प्रोसेस रख रहे हैं कि अमेरिकन अड्डों को निकाला जाए, तो वो एक एलिमेंट ऑफ या डिग्री ऑफ अश्योरेंस देंगे, डिपेंड करता है कि उनके कितने स्टेक्स हैं, या एक लीवरेज प्रेशर का भी यूज करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि इन तमाम मुल्कों के अमेरिका के साथ किस तरह के स्टेक हैं, उनके फंड उनके कितने पास हैं, ऑयल प्राइसेस में उनका कितना रोल है, उनकी जो बैंकिंग सिस्टम है अमेरिका के थ्रू है। तो आई थिंक ये मुझे मिक्स ऑफ ऑल लग रहा है जी। अच्छा, एक और बात ये है कि देखिए, अमेरिका ने एक नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ था, लेकिन वो अपने बहरी बेड़े तो अब वहां से निकाल के पैसिफिक में ले गया है। अब वो उसके बहरी बेड़े इधर नहीं है जिधर नेवल ब्लॉकेड था। तो अगर हम ये देखते हैं कि 60 दिन बाद जंग दोबारा शुरू होनी है या डीरेल होना है, तो अमेरिकन मिलिट्री ऑप्शंस क्या रह जाएंगे अब दोबारा 60 दिन बाद जंग शुरू होने में? ऐसे लगता है कि अमेरिका के पास 60 दिन बाद जंग शुरू करने के लिए अपने मिलिट्री एसेट्स मौजूद ही नहीं होंगे रीजन में। मुजम्मिल साहब, जब थे भी मिलिट्री यहाँ पे उनके वेसल्स और जो वेपन्स थे, तब भी अमेरिका वो नहीं कर सका जो वो करना चाहता था, क्योंकि ईरान ने जिस तरह डिस्ट्रक्शन की, अपनी रीच दिखाई, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया, तो वो पुल बैक करके ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर ले गए थे, यानी इनकी रेंज से बाहर ले गए थे कि इंटरसेप्शन ना हो सके और इनके स्ट्राइक्स ना हो सके। और ये वो बहरी बेड़े हैं जिनकी कीमत तकरीबन $13 बिलियन हर बहरी बेड़े की है। उसके ऊपर F-15 भी मौजूद हैं जो तकरीबन $100 मिलियन का जहाज है। ये वो जहाज है जिसको तकरीबन 28 26 27 साल लगे रिसर्च में और डेवलपमेंट में। ये वो जहाज है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। जब आप 1000 किलोमीटर पीछे ले जाएंगे तो आपने ये मैसेज दिया कि आप खुद अमेरिकन एट्रिशन शाये हैं, यानी वो डैमेज ले नहीं सकते। ऐसा वेपन जिसको ऑफेंस के लिए बनाया गया था, ऐसा प्लेटफॉर्म तकरीबन 4.5 एकड़ के करीब ये प्लेटफॉर्म होता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। इसके ऊपर तकरीबन 4,500-5,000 लोग होते हैं। उसके ऊपर बैटरीज, मिसाइल सिस्टम, सेल्फ डिफेंस सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद वो खतरा नहीं मोल ले सके कि ईरान की लीथल रेंजेस के अंदर रखें। जब वो नहीं रखा तो इसका मतलब वो इनइफेक्टिव हो गया। तो अगर जब वहां रखें, उसको इस्तेमाल ना करें और डिटरेंस रख वो ना क्रिएट कर सके, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ, जब 1000 किलोमीटर दूर ले जाएं या 2000 किलोमीटर, अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं करवाना उस वेपन से या थ्रेट से, तो उसकी मीनिंगलेस हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे फर्क पड़ेगा कि वो कहाँ ले गए हैं। वो पहले भी थ्रू आउट द वॉर इनफेक्टिव रहे, आपने देखा। आपने ये भी देखा कि वो एफर्ट नहीं जनरेट। और मैं अक्सर ये एक टर्म यूज करता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में अर्ज करता हूं, मैं कहता हूं कि अमेरिकन नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तकरीबन 4,000 के करीब उनके फाइटर जहाज एयरफोर्स के पास हैं, कोई 2-2,500 उनके पास नेवी के पास हैं, 1300 उनके पास मरीन के पास है, यूएस मरीन फाइटर जहाज और बॉम्बर्स और सपोर्ट जहाजों की बात कर रहा हूं। इसके बावजूद अगर अमेरिकन वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, इतनी ज्यादा डेटरेंस के बावजूद, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने एक और चीज नोट की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सके। जो टर्म मैं यूज करता हूं उसको मैं कहता हूं कि अमेरिकन बेसिकली ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब यह है कि ब्लू वाटर में खड़ी होती है, अवे फ्रॉम द कोस्ट, ब्राउन वाटर से दूर, और ये सैकड़ों मील दूर खड़ी करके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां से इफेक्ट जनरेट करते हैं। चाहे वो इराक की वॉर थी, चाहे वो सीरिया के ऑपरेशन थे, चाहे अफगानिस्तान में इन्होंने जब ऑपरेशन किए थे, तो ये ब्लू वाटर में खड़ी होके फार रीचिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, स्टैंड ऑफ वेपन्स मारती है। फिर इनके फाइटर जहाज F-35 जाकर एयर डोमिनेंस क्रिएट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जहाज जाकर रेडार्स को जैम कर देते हैं। वो ईरान में नहीं कर सके, क्योंकि ईरान ने एक लेयर करने के लिए एक टेम्पटेशन रखी थी, और वो थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब खोलने के लिए इनकी नेवी को आगे जाना पड़ना था। जाने का मतलब ये था कि उनके ड्रोन हिट करते और अट्रिशन होती। तो आपने देखा कि ईरान पे वो फॉर्मूले या वो वॉर स्ट्रैटेजी और वो डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं हुई जो बाकी मुल्कों पर, मिडिल ईस्ट पर या एल्सवेयर दुनिया में अमेरिका करता आया है। ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म अमेरिका के लिए तो सरप्राइज है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड हुआ है ईरानियन का, जिसकी वजह से ये जिस थ्रेट का आप जिक्र करें वो तो बहुत दूर है। तो देखना ये पड़ेगा कि मिलिट्री वॉरफेयर आर्सनल, मशीन, हार्डवेयर होना एक चीज और है, उसकी इंप्लॉयमेंट दूसरी चीज है, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो आपको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करके दे सकी कि नहीं दे सकी। अमेरिका में इस सूरत में मुझे लगता है कि वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए जो डिप्लोमेट्स को मदद करते मज़ाकरात की मेज पर।
तो फिर 60 दिन बाद अगर नहीं मुआहिदा होता तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है? मैं फोर्सी करता हूं कि 60 दिन का अगर मुआहदा ना हुआ तो एक्सटेंड होता जाएगा, क्योंकि आप नोट करें उसके अंदर ये शर्त है कि अगर 60 दिन में तो म्यूचुअली एग्रीड करके उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं जंग में जाता हुआ दोबारा नहीं देख रहा, क्योंकि जंग जाने का मतलब होता है मीनिंगफुल रिजल्ट पैदा करने। जंग इटसेल्फ कुछ नहीं करती, आपके डिप्लोमेट्स को एडवांटेज देती है। तो जो अमेरिका ने 38 दिन नहीं किया, खुदा ना खास्ता एक और 38 दिन भी हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कोई ऐसे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेगा कि उनको मुज़ाकरात की मेज पर एडवांटेज मिले। तो मेरा मानना यह है कि एक्सटेंड होता जाएगा। हाँ, जितना एक्सटेंड होगा उसका अमेरिका क्या एडवांटेज लेगा कि ऑप्टिक्स की जंग पे चलेगा। आपने देखा कल परसों अभी एग्रीमेंट हुआ है, ऑप्टिकली प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि हम एक सबक सिखा, यानी वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें वो अपने इंटरनल जो उनकी अपोजिशन है, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है इनको, और खास तौर पर जो जायनिस्ट लॉबी है और मीडिया है, उसको वो मैसेज देते हैं कि मैंने ये एग्रीमेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं किया, मैं तो अभी भी बहुत सख्त हूं, अभी भी मेरी जेब में बड़े कार्ड है। तो वो ये साबित करते हुए एक पोस्चरिंग भी करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी एड्रेस करते हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर लास्ट जुमला इसके ऊपर ये है कि बहुत ज्यादा जो इनके खिलाफ कैंपेन चली हुई है, नंबर वन कि अमेरिका को फिजिकल कोई थ्रेट नहीं थी, नंबर टू उनकी मिलिट्री ने क्या लेकर दिया, नंबर थ्री ऑब्जेक्टिव वहीं के वहीं है, प्रॉक्सीज भी वहीं है, न्यूक्लियर भी वहीं है, सारी की सारी चीजें। नंबर फोर, एक अमेरिका में मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था आज, तो वो कह रहे थे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा सवाल ये किया जा रहा है, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम तो एक बूंद भी नहीं लेते ऑयल की ईरान के रास्ते से या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, तो अगर एक बूंद भी नहीं लेते थे तो फिर अमेरिका में तेल क्यों महंगा हुआ? फिर तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। तो वो ये बड़ा क्वेश्चन है उनके टैक्स पेयर्स का। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। और आखिरी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन उन पे हो रहा है, जो ईरान को कंपनसेशन दी जा रही है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिफेंसिव होकर कहना पड़ रहा है कि अमेरिकन टैक्स पेयर का $1 भी नहीं जाएगा। यहां तक वो ठीक कहते हैं, क्योंकि वो किसी मिडिल ईस्ट मुल्क को या कुछ मुल्कों को कहेंगे कि वो कंपनसेशन करें, इसलिए ताकि उनका बैकलैश ना आए। तो ये मिक्स ऑफ ऑल है मुजम्मिल साहब इस वक्त। अच्छा ठीक है। आप लेकिन अगर ये 60 दिन से एक्सटेंड होता जाएगा तो ये मुमकिन है कि सैंक्शंस जो अभी खत्म हुई हैं वो दोबारा बहाल हो जाएं और जंग भी ना हो और सैंक्शंस भी रहें। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रैटेजी होगी जो कि वाइज होगी। वो चाहते हैं कि अगर टाइम, आपने देखा पहले ये इस्लामाबाद अकॉर्ड से शुरू हुआ, फिर एग्रीमेंट पे गई, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे गया, फिर लेटर ऑफ इंटेंट तक चली गई थी बात। वो क्यों थी? वो इस सिग्निफिकेंस एग्रीमेंट को जो था उसका लेवल डाउनग्रेड कर रहे थे। इंटेंट और चीज होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप किसी वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप एग्रीमेंट करते हैं, अकॉर्ड करते हैं, तो आपको एक रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, एक एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस होता है या गारंटियर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप लॉजिकली चाहेंगे कि ये जो कंटेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता क्रीप इन करें, मीडिया का फोकस डाइल्यूट हो जाए, और ये न्यूज और ये जो जंग थी आप और मेरे जैसे लोग फोकस करना छोड़ दें, और ये फेड आउट होती जाए, और एग्रीमेंट बाद में बिहाइंड हो भी जाएगा तो मीडिया के पास इतना टाइम नहीं होगा, उनके पास और बड़ी स्टोरीज उस वक्त तक आ चुकी होंगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है 60 दिन, मे बी अनदर 60 दिन, और उसके बाद वो वैसे ही आप आधा साल हो जाएगा तो वो भूल जाएंगे लोग कि कहाँ ईरान जब करती जंग हुई थी और उसमें टर्म्स किसको फेवर किए थे। फिर ऑप्टिक्स की जंग होगी। मीनिंगफुली मैं नहीं समझता कि दोबारा जंग में जाएंगे लोग। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे। अब सूरत हाल आ जाते हैं। मसूद पजिशकियान साहब पाकिस्तान है और हमारा और ईरान का एक $18 बिलियन का तनाजा भी है गैस पाइपलाइन का। ईरान फाइन मांगता है, हम नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान रिलेशन ऐसे हैं कि ये चीज सेटल हो जाएगी या आपको ये सेटल होती नहीं लगती? मेरा ख्याल है, जो मैं रिकॉल करता हूं, ये जो क्लेम किया गया था या एक पोस्टिंग ऐसी हुई थी, वो उस टाइम भी थी जब हमारा कंफर्ट लेवल ये नहीं था और इंडिया का इन्फ्लुएंस ईरान में बहुत ज्यादा था। ये वो टाइम है जब मैं प्रेशर डाला गया था कि गैस पाइपलाइन होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गई तो हम बैक ऑफ किया, हमने भी प्रेशर की वजह से, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी हो गई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ईरान इस हालात में बिल्कुल दोबारा उठाएगा। ये मेरा मानना भी है, तज्जिया भी है, मेरा ईमान ये है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त इतनी अच्छी गुडविल जेस्चर चल रहा है, हमने उनको प्रोटोकॉल इतना दिया है, उनके लिए परसुएशन की है। अमेरिका जैसे मुल्क को हमने अपनी न्यूट्रलिटी साबित की है और साइड नहीं ली है, हालांकि हमारे अमेरिका से इस वक्त बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन हमने एक एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी अपनी लूज नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल।
मेरा ख्याल ये है कि अब ईरान और पाकिस्तान को मिलकर अमेरिका से ये कहना चाहिए कि लोगों को भी डिविडेंड्स मिलने चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को। दुनिया का तीसरा ऑयल गैस रिजर्व यहाँ हमारे नेबरहुड में है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। और ऑयल गैस का मतलब ये नहीं है कि आपके और मेरी गाड़ियों में टैंक फुल हो जाएंगे, उनका मतलब ये है कि यहाँ बिजली सस्ती हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो जाएगी, और बिजली का मतलब है इंडस्ट्री ज्यादा वाइबल हो जाएगी, रिवाइव कर जाएगी, हम इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बट के इंटरनेशनली। हमारा आईएमएफ पे डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे लोन्स रोल ओवर की हमें परेशानी नहीं होगी। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म आप देखें तो ये बहुत ज्यादा फवायद है। पॉसिबली अब इस पे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका इस वक्त हमें फैसिलिटेट करने में शायद इतराज ना करे, और मुझे यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट और लीडर्स हमारे ये सोच रहे होंगे इस एस्पेक्ट को। और ये भी आपको लगता है कि जो ये वेवर है सैंक्शंस का, ये भी एक्सटेंड होता जाएगा 60-60 दिन बाद? इट विल जी, मूव मुझे ऑन। यही लगता है कि जी बिल्कुल, ये पूरा पैकेज ही होगा जिसके अंदर मैं जैसे अर्ज किया, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी ईरान की उस सेंसिटिविटी को एड्रेस करने में कि अगर आप मुआहदा उठाएं तो ये पहले पैराग्राफ के अंदर 3 जगह लेबनान का जिक्र है, जिसका मतलब ये है कि आप इमेजिन करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र नहीं है, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलों का जिक्र नहीं है, प्रॉक्सीज का जिक्र नहीं है, ईरान ने लेबनान का लिखवाया, जिसका मतलब ये है कि ईरान की बहुत सेंसिटिविटी तमाम का तमाम मुजम्मिल साहब डिपेंडेंट होगा कि ईरान को वापस डीरेल करने में अमेरिकन प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा हाथ होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप पे एक ऑब्लिगेशन और भी है। देखिए, पिछले चंद महीनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी काफी क्रेडिबिलिटी लूज की, नॉट एज ए नेशन बट एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा था वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, जो उन्होंने फोकस किया था कि ये मैं अचीव करूंगा जंग में, वो हासिल नहीं हुए। फिर उन्होंने देखा कि इसराइल ने कई दफा उनको डिस्क्रेडिट किया उनकी बात ना मानकर। फिर अमेरिका सदर ने डिसोन ये किया, ऑलमोस्ट ये कह करके मुझे कहा गया था कि इस तरह के हो रही है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो साबित भी नहीं हुई, जिक्र भी कहीं नहीं है। इस वक्त लोग अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा खासतौर पे अमेरिकन पूछ रहे हैं कि जब इतनी ज्यादा ऑयल प्राइसेस गई हैं तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन लेना देने थे, हम थ्रेट ही नहीं थे। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप कितना इफेक्टिवली नेतन्याहू को मैनेज करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने में इससे बहुत मदद मिलेगी, और उस पर डिपेंडेंट भी है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, नेतन्याहू ने भी लड़ना है। नेतन्याहू इस वक्त ये चाहता है कि मैं इसराइल के लोगों को ये श्योर करवा सकूं कि जंग आपके लिए लड़ी गई और इसराइल ज्यादा सेफ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं थोड़ा इजरायली मीडिया फॉलो कर रहा था, उनकी ऑपोजिशन भी ये क्रिटिसाइज कर रही है कि इस नेतन्याहू के इस मूव ने इसराइल को और ज्यादा वनरेबल कर दिया बजाय सिक्योर करने के। तो ना उनको डोमेस्टिक सपोर्ट मिल रही है नेतन्याहू को, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो क्रेडिबिलिटी गेन कर पा रहे। तो आई थिंक दोनों फ्रंट पे जब तक काम नहीं होगा, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है कि वो साबित करें कि रिट मेरी है, मैं पहरा दे सकता हूं अपने सिग्नेचर्स का, और अगर वो उसका ना दे सके तो फिर जाहिर आने वाले इलेक्शन में छोड़े, ग्लोबली उनके इमेज को काफी इफेक्ट होगा जी, नेगेटिव। नहीं, पर डू यू थिंक कि इसराइल जो है वो लेबनान पे ऐसी पॉलिसी मतलब बमबारी जारी रख सकता है अमेरिका को नाराज करके? इसराइल की इतनी कैपेसिटी है कि वो अमेरिकन की नाराजगी मोल लेते हुए अपना परसू करे लड़ाई को? देखिए, ये तो अब कैपेबिलिटी वाइज तो कोई मसला नहीं है इसराइल को कि वो हमला करे। एक निहत्ता मुल्क है, जहां पे आपने जंग में जो ईरान में हमला किया, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, यहां पे 3400 लोग शहीद हुए। और लेबनान में जहां पे सिर्फ इसराइल ने किया, वहां 4000 शहीद हुए और 1 मिलियन के लोग डिस्प्लेस हुए। तो कैपेसिटी वाइज तो उसकी बहुत है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही आ जाएगा कि अगर इसराइल ने अपनी मर्जी करनी है तो जितनी इजरायली एबिलिटी होगी वो मतलब होगा प्रेसिडेंट ट्रंप की इनएबिलिटी। मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जितना हाथ उसका खुला होगा उतना इसी इसका मतलब हम आराम से बैठ के अगले पॉडकास्ट में कंक्लूड कर लेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं। फिर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर ये इमेज से बचना है तो फिर उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर वो कर देते हैं तो फिर सब कुछ दांव पर लग जाएगा। अगर हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाता रहा तो मेरा नहीं ख्याल ये आगे चलेंगी बातें, और वो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप का इम्तिहान है। सब कहते हैं इजराइल इज अ स्पॉइलर और वो चाहेगा कि ये डीरेल हो जाए, तो वो थोड़ी देर अकड़ दिखा के अमेरिका के ट्रम्प को नाराज करके भी अपनी स्पॉइलर गेम तो खेल सकता है कि चलो स्पॉइल तो हो जाएगा, बाद में मैं अमेरिका को मना लूंगा। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ईरान को मनाना मुश्किल होगा ना। जो आपका जो क्रेडिबिलिटी एक दफा हिट डैमेज होती है तो आप ये तो नहीं कर सकते ना प्रेसिडेंट ट्रंप एक दफा के ये बेबसी के आलम में देखते जाएं और वो हमले करता रहे और फिर वो जस्टिफाई कर सके। तो फिर ईरान कैसे डील में दोबारा आएगा? बिकॉज ईरान को तो पता लग जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या वक़्त है और कितनी इनएबिलिटी है।
तो ये तो डायरेक्टली लिंक है, वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर ईरान कहेगा फिर आपसे मुज़ाकरात क्यों करें, फिर तो हम इजराइल से डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। अगर अगर ड्राइविंग सीट पे उसके पास है चाबी और उस रिमोट कंट्रोल भी उसके पास है, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कर रहे हैं? और ये बहुत ज्यादा डैमेज इलेक्टोरली करेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प को, क्योंकि जाहिर है अमेरिकन लोग भी समझ जाएंगे ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की रिट भी कोई नहीं है, ऐसी जंग में इन्होंने धकेला जहां मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, और ऑन टॉप ऑफ दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है नेतन्याहू को अपनी बात मनवा भी नहीं सके, और हमने लाइन किसी और मुल्क की टोकी है। तो आई थिंक ये बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है ये सारे का सारा सेटअप इस वक्त। एक और बात भी सब है कि जी जो पाकिस्तान ईरान रिलेशंस हैं, ये हर्ट तो कर रहे होंगे अमेरिका को इस वक्त। अमेरिका को पसंद तो नहीं होगा कि पाकिस्तान और ईरान इतने करीब आ जाएं, इस तरह हम उनको वेलकम करें मसूद पजिशकियान को, या अमेरिकन कंफर्टेबल होंगे? देखिए ये तो हमने अपनी स्पेस क्रिएट की है, खास तौर पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप सीडीएफ और प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी हमारी जो गवर्नमेंट ने एफर्ट की है, उसमें हमने स्पेस तो क्रिएट की है। जाहिर है जब हम दोनों तरफ क्रेडिबिलिटी हैं तो उसके डिविडेंड्स में मिलने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि हम जंग बंद कराने के बाद हम वापस उसी मोड में चले जाएं, उसके बेनिफिट लोगों को पास होने चाहिए, जैसे पहले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर रहा था। लेकिन आपकी बात ठीक है, सिर्फ अमेरिका नहीं और बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स होंगे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे अगर पाकिस्तान इतना पॉजिटिवली एंगेज कर रहा है, और एक न्यू फाउंड रिलेशनशिप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान निकल के आया है। इसमें से एक ट्रस्ट का है, एक बॉन्डेज का है, और सबसे बड़ी बात एक पाकिस्तान की एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी है। एक तरफ सुपर पावर की तरफ हमने बज नहीं किया प्रेशर में, हमने गिव अप नहीं किया, ईरान को छोड़ा नहीं है कि क्योंकि एक तरफ सुपर पावर है तो हम लेट गो करते हैं आपको। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा डिस्क्रीट और चैलेंजिंग बैलेंस मेंटेन किया थ्रू आउट। इसका ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी एडवांटेज होना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पासदारी करनी चाहिए कि एक मुल्क ने जिसने खुद सर्वाइविंग है, हम खुद आईएमएफ के पैकेजेस पर चलते हैं, हमारी अपनी इकोनॉमी चैलेंजिंग है, उसके बावजूद हमने बाहर निकलकर ऐसे जो ट्रेडिशनल निगोशिएटेड करते थे मुल्क करते थे, चाहे वो कोई भी हो, कतर हो या कोई और दुनिया में, हमने उनको रिप्लेस किया है। तो हमने एक न्यू फाउंड रियलिज्म है, उसका आई थिंक सो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पासदारी करनी चाहिए। हमारी अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एहसास होगा कि वो लोगों तक तभी उनको फायदा होगा इस सारी लीवरेज का और एक न्यू फाउंड रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस का, कि जब हमारे लोगों को ऑयल और गैस सस्ता मिले, और जिससे मैंने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे हमारी जिंदगी में। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी होगा, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ममालिक इंक्लूडिंग सम डेवलप्ड कंट्रीज हमें इतना डेवलप नहीं देखना चाहेंगे। हाँ, लेकिन क्या ईरान हमें सस्ता तेल देगा? इस वक्त तो उसका तेल मार्केट रेट पे बिक रहा है, वो क्यों हमें सस्ता तेल देगा, सस्ता गैस देगा? ये तो देखिए रेसिप्रोकेशन है। जब ईरान मजबूर था तो इंतहाई मीगर पैसों पर वो चाइना को देता रहा, रोजाना 1.38 बिलियन बैरल रोजाना चाइना को देता रहा। ऑलमोस्ट 90% अपनी एक्सपोर्ट थी ही चाइना, और चाइना को पता था कि कोई और मुल्क लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो चाइना इससे लेकर अपनी सिर्फ 13% ऑल्दो रिक्वायरमेंट पूरी करता था, लेकिन चाइना करता तो रहा है और वो उस वक्त करता रहा। तो चाइना को तो अलहदा कर देते हैं, पाकिस्तान को पासदारी के तौर पर करना पड़ेगा ना, हमारा छोड़ें। अभी आप देखिए पिछले दिनों जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का जाती इन्फ्लुएंस भी और अमेरिका का इन्फ्लुएंस ओवरऑल भी कम हुआ, तो ऐसे ऐसे मुल्कों ने ईरान से कनाइवेंस शुरू की जो प्रो अमेरिका थे और उनकी लॉबी में थे या उनके बैगेज में थे। आप ईरान के साथ देखिए किस किस ने नेगोशिएट किया, कुवैत ने, सॉरी कोरिया ने किया, जापान ने किया, इंडिया ने किया। ये तमाम मुल्क जो हम समझते थे उनके अलायंस है अमेरिका के, उन्होंने डायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू कर दी थी। तो पाकिस्तान का तो कहीं ज्यादा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ईरान को क्रेडिबिलिटी के सेंस में भी उन्होंने ढूंढ लिया है कि हम हैं क्रेडिबल। आप जरा विजुलाइज करें, जब पिछले साल जब मई जून में जब बमबारी हुई थी, इनके ड्रोन्स मारे गए थे, विद इन ईरान मारे गए थे, तो ईरान ने देर तो नहीं लगाई थी कंक्लूड करने के इंडियन सपोर्ट थी उन इजरायली स्पाइस को जो मोसाद के एजेंट्स थे जिन्होंने इनलैंड फायर करने में मदद की थी। तो आई थिंक हम वहां से 13 महीनों में ट्रेवल करके बहुत आगे आ गए हैं। अब ईरान को शायद खुद ही रियलाइज हो गया है कि इंडिया पर डिपेंडेंसी शायद उसकी गलती थी। फिर उनका बहरी जहाज जो डुबो दिया था नेवी का, आपको यो वो याद होगा। 26 फरवरी इसी साल 2 दिन पहले हमला करने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी तल अवीव में थे। तो ईरानी भाइयों को याद रखना पड़ेगा ना, हिस्ट्री बहुत पुरानी बातें तो नहीं मैं कर रहा, वर्ल्ड वॉर की तो बातें नहीं कर रहा, मैं तो 3 महीने पहले पुरानी बातें कर रहा हूं। और आप अक्सर मेरे साथ इस जंग के दौरान ना विनिंग ट्रॉफी का जिक्र करते थे कि जी विनिंग ट्रॉफी चाहिए, विनिंग ट्रॉफी चाहिए, बगैर विनिंग ट्रॉफी के जंग बंद नहीं होगी। तो विनिंग ट्रॉफी तो फिर किसी को भी नहीं मिली। जी मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के सेंस में कहता था, मैंने ये अर्ज किया था, मैं ईरान के लिए कभी मैं विनिंग ट्रॉफी नहीं कहा। मैं ये कहता था कि ईरान ने सिर्फ सस्टेन और सर्वाइव करना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को विनिंग ट्रॉफी चाहिए। पर क्यों चाहिए? उन्हें भी नहीं मिली। उन्हें भी नहीं मिली।
उन्होंने जंग शुरू की थी। जो जंग शुरू करता है, जो हमला करता है, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफा अर्ज किया था, आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश कर देता हूं, माजरत मैं रिपीट करूं। देखिए, जो ऑफेंस करता है उसके पास बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। इनिशिएटिव होता है, चॉइस ऑफ वेपन्स होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेपन्स होता है, सरप्राइज एंड शॉक एंड इफेक्ट होता है, टाइमिंग उसकी मर्जी के होते हैं। इतने एडवांटेज के साथ तो आपको वॉर ट्रॉफी ऑब्लिगेटरी होती है, आप, और ऊपर से आप सुपर पावर भी हैं, ऊपर से आपको इसराइल भी बैक कर रहा है, तो ट्रॉफी नहीं बनती? बनती है मैथमेटिकली, लेकिन वो नहीं लेने दी ईरान ने। और मैंने पहले भी कार्य किया कि मैंने हर सवाल के जवाब में पहले भी कहा कि ईरान ने तो जीतना भी नहीं था, ईरान ने तो सर्वाइव और सस्टेन करना था। तो फिर वो वॉर ट्रॉफी बनती है ईरान की। अमेरिका ने मेजरेबल टर्म में ट्रॉफी दिखानी थी, उनको नहीं मिली। तो आप देख नहीं रहे कि इतनी धमकियों के बावजूद जंग दोबारा शुरू नहीं हुई, इतनी धमकियों के बावजूद ईरान अपनी पोजीशन डिक्टेट कर रहा है, इतनी धमकियों के बावजूद पहले पैराग्राफ में 3 जगह लेबनान का जिक्र हो गया। तो ये सब कुछ आपको बता रहा है। अब मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी तो वही देखेंगे ना जो सामने नजर आ रहा है। मैं टीवी चैनल्स की परसेप्शन जो अमेरिका मीडिया या ज़ायनिस्ट मीडिया करता है उस पर तो बिलीव नहीं करूंगा। एक राय ये भी है कि जो ईरानियन मिसाइल्स थे या ड्रोन्स थे, उनको चाइनीज सैटेलाइट मदद कर रहा था। उनके पास अपना तो कोई सैटेलाइट नहीं था। जो वो एक्यूरेसी थी, दैट वाज ड्यू टू चाइनीज सैटेलाइट। आप एग्री करते हैं? एक्सेस था उनके पास चाइनीज सैटेलाइट का एक्यूरेसी के लिए। देखो, एक पहले मैं उस पर बात कर लेते हैं कि चाइना की इंटरेस्ट क्या होगी इस जंग में, वो फिर जवाब खुद ही हम निकाल लेंगे, क्योंकि मैं जाहिर है जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है या मुझे कोई ऑथेंटिकेटेड कंफर्मेशन नहीं है किसी न्यूज की कि यस ऐसा मैंने देखा। हाँ, लॉजिक से बात कर लेते हैं। देखिए, चाइना को ये पता था कि जो हर वेपन, चाहे पैट्रियट हो, थार्ड हो, कोई भी मिसाइल हो, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल हो, जो इस जंग में इस्तेमाल हो रहा है, वो अमेरिका की डिप्लीशन जो कर रहा है, वो अमेरिका की अपनी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खोल रहा है, या वो खिड़की खोल रही है कमजोरी की। और जाहिर है चाइना चाहेगा कि इसके जितने वेपन्स डिप्लीट हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, ताइवान के सब्जेक्ट पर अमेरिका उतना ही कमजोर होता जाएगा। जिसका मतलब है कि उसका लीवरेज ताइवान के ऊपर अगर वो मिलिटरीली कमजोर हो जाता है और उसका डिप्लीशन लेट से 50% हो जाता है असला, तो उतनी ही विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका खुद खोल देगा, किसी और हमलावर की वजह से नहीं, खुद किसी मुल्क पर हमलावर होकर। तो ये देखना पड़ेगा, अमेरिका की वनरेबिलिटी उसने खुद खोली है। और ये वो असला था जो वो इसराइल को भी देता आया है, वो उसने यूक्रेन को भी देना था, जिससे चाइना को भी डिफेंड करना, ऑफेंड करना था, ऑब्वियसली थ्रेटनिंग करनी थी। तो चाइना की इंटरेस्ट में था कि वो असला डिप्लीट होता रहे। और जाहिर है चाइना फिर चाहेगा कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है और ईरान इफेक्टिवली इंगेज करता है और डिनाइल करता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने के अमेरिका को, तो जहां भी टेसेट उसका अप्रूवल हो, उसकी सपोर्ट हो, उसके पिक्चर्स हो सैटेलाइट्स की, उसकी अपडेटेड लोकेशंस हो। मैंने भी एक रिसर्च की थी वेबसाइट उन्हीं दिनों में जब जंग शुरू हुई थी, तो चाइनीज एक सैटेलाइट था जहां की पिक्चर रिलीज की गई थी। मुझे आज भी याद है, मुवाफा के एयर बेस था जॉर्डन का, वहां पे जहाज मैंने गिन लिए थे कि फाइटर कितने और ट्रांसपोर्ट कितने। वो चाइनीज एक मीडिया ने रिलीज की थी वीडियो, स्टिल पिक्चर, और उसमें अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। और मैंने उस पर कमेंट किया था कि ये एक टेस्टेड सपोर्ट इसी तरह की होती है कि एक सैटेलाइट पिक्चर मुझे मिल जाए, मुझे पता लगे कितने अमेरिका के जहाज इस वक्त जॉर्डन में आके खड़े हो गए हैं, ये कहाँ कहाँ जाएंगे। अगले दिन मैं किसी और बेस की अगर पिक्चर दे देता हूं तो मुझे ये एग्जैक्ट पता होगा कि इतने यहां खड़े हैं। तो आई थिंक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया होगा, बट सबूत अगर मुझसे मांगेंगे तो आई एम नॉट श्योर, लॉजिकली किया होगा। किया हो। और जो एक राय है कि चाइनीज जो है उन्होंने ईरान को सस्टेन करने में मदद दी है, ये राय एक मजबूत है। जी बिल्कुल है। और डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट में देखता है, लेकिन किया इतना टेसिटली है, इतना सटल तरीके से किया है कि ना पब्लिक में आया ना मीडिया में आया, और ऐसी बातें मीडिया में दी भी नहीं जाती, बिकॉज आपका नेशनल इंटरेस्ट है कि आप ऐसी क्रिएट करें डिटरेंस थ्रू ईरान जो अमेरिका कमजोर हो। और आपको सोवियत यूनियन का याद है, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दौरान क्या लड़ाई हुई थी, बेसिकली एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे, अफगानिस्तान इस्तेमाल हुआ प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। तो ये पूरी दुनिया में होता है। और जो ईरान ने अमेरिका के जहाज गिराए हैं वो भी कहते हैं चाइनीज मदद से गिराए हैं। नहीं, उसमें मैं नहीं मानता। मैं एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर अपलोड की है, अगर आपके व्यूअर्स देखना चाहें तो उसका टाइटल ही यही है, हाउ ईरान टारगेटेड F-35। हम्म। और उसमें मैंने एग्जैक्ट चाइना की कोई हेल्प पीस टाइम में हुई हो, लेकिन इस जंग के दौरान ऐसी कोई पिक्चर नहीं। और मैंने उसमें क्योंकि बहुत डाटा, मैंने पूरा महीना रिसर्च की थी और लेट बहुत अपलोड की थी, इसलिए कि मैं डाटा वेरीफाई करना चाहता था। मुझसे भी ज्यादा जो प्रोफेशनल हैं, जो अपडेटेड हैं, मैं उनसे लेना चाह रहा था, तो उसमें टाइम लगा मुझे। तो अब अपलोड किया, तो उसमें मैं नहीं समझता कि करंट रनिंग उस दिन के हिसाब से कि अगर उस दिन मदद की कि इस तरह शूट करो, ऐसा नहीं था। उस दिन ईरानियंस की अपनी स्किल थी वो।
पीस टाइम उन्होंने डेवलप किया हुआ था, ऐसी टेक्निक्स उनको पता था कि हम स्टेल्थ जहाजों को खासतौर पर नहीं मार सकते, खासतौर पर F-35 को। उन्होंने पीस टाइप ट्रायंगुलेशन की थी, उसमें बहुत एक लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, अगर आप किसी और दिन करना चाहें तो वो बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसमें सारी टेक्निकल बातें मैंने की, कैसे लॉन्च किया, कैसे पकड़ा, कैसे डिटेक्ट किया, कैसे ट्रायंगुलेशन की, एस्टिमेशन कैसे की, और फोर्स ही कैसे कर लेते थे कि जहाज आ रहे हैं। तो वो मेरा नहीं मानना उस तहकीक की बेस पर कि ईरान को कोई लाइव किस्म की मदद मिल रही थी, जैसे जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं। अच्छा, वो उन्होंने अपना पहले ही ये प्रिएम्प्ट किया हुआ था कि अगर हमारी अमेरिका से लड़ाई हो तो हमें स्टेल्थ जहाजों का मुकाबला करना पड़ेगा। वो किसी भी जहाज का नहीं कर सकते थे जब तक उनके रेडार डिग्रेडेड होते और एयर डिफेंस वेपन नाकारा होता, तो वो कोई कन्वेंशनल जहाज F-18 है, F-15 है, उनको भी नहीं पकड़ सकते थे। तो ये टेक्निक मैंने इसीलिए उसमें अर्ज किया कि इनको पता था कि जब तक हम अनकन्वेंशनल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोड़े जाता हूँ, अब अपने चैनल पे जो देखना चाहे मैंने अर्ज किया वो लॉग इन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये उसमें टीजर छोड़ा था कि इन्होंने ऑलमोस्ट 100 साल पहले जो टेक्निक होती थी, लिसन करके, सुन के, उसमें घोड़े की चाप भी पकड़ी जाती थी, जानवरों की मूवमेंट पकड़ी जाती थी, डस्ट का लोकेशन पकड़ी जाती थी, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी टेक्निक को रिवाइव किया उसमें। उसमें रिवाइव किया। अच्छा, अब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई रोल होगा ईरान का अरबों से सुलह कराने में, या वो अरब और ईरान खुद ही कर लेंगे? मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा रोल हो सकता है, क्योंकि ब्रिज तो गैप करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो नुकसान पाकिस्तान का भी है, उन अरब मुल्कों का भी है, और ईरान भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो डिसकंफर्ट लेवल है प्रोलॉन्ग होता जाए और अनईजी रहे। वो रिवाइव करेगा। पाकिस्तान अभी भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है, जिस तरह उसने कन्विंस किया था कि ना बमबारी करे ईरान, और वो नहीं की फिर उसने, और वो मेरा ख्याल है कंटिन्यूएशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।